हेलो डीएवियंस, वेलकम टू डीएवी गुरु। अभी हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 5 को शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसलिए इसको हम लोग 3 से 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये पहला पार्ट है, और अगर आपको इसके अगले पार्ट्स का वीडियो भी चाहिए तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक के सभी वीडियोस आपको डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर सभी वीडियो सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अच्छे से अरेंज करके रखे गए हैं। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मेरे साथ लाइव क्लासेस करने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप पे मिकी मनीष सर्च करना होगा। सबसे ऊपर मेरा प्रोफाइल आ जाएगा, आप यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगा। अभी फ़िलहाल 8 बजे डेली रात में हम क्लास लेते हैं मैथमेटिक्स का, सीबीएसई क्लास 8 के लिए। अगर आप अटेंड करना चाहते तो कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप अनअकैडमी पे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोड MM लाइव यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको अप टू 25% तक का ऑफ मिल सकता है। तो चलिए ब्रेन मैपिंग के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, आखिर ये चैप्टर किस बारे में है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है ये जानेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, दोनों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। 2 तरह के ब्रॉड टाइप्स होते हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। 3 मेजर क्रॉप्स होते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो चलिए आराम से ईयरफोन लगा लीजिए, हम पूरे चैप्टर को कहानी की तरह अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। पिछले 2-3 चैप्टर्स में हमने डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लैंड रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा, सॉइल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, प्लांट रिसोर्स, अलग अलग मिनरल्स के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती। खेती क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। हम जानते हैं कि फूड ह्यूमन बींग्स का बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड के बिना ह्यूमन बींग्स जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ये जो फूड का रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अगर आदमी बिना खाए पिए रह पाता तो कभी भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होता। पुराने समय में जो ह्यूमन बींग्स थे, हमारे आदि मानव की बात यहाँ पर की जा रही है, वो फूड गैदर किया करते थे, खाना जमा किया करते थे, जंगल में घूमते थे, फल फूल जो मिलता था उसको जमा करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, ताकि वो सरवाइव कर सके। उन्हीं सब चीज़ों से वो अपना पेट भरा करते थे। फिर जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, तब वो लोग शुरू किए क्रॉप्स उगाना, मतलब फसल उगाना। और फसल पहली बार कहाँ पर लोगों ने उगाना शुरू किया था? पहली बार फसल उगाना शुरू किए थे लोग रिवर वैलीज में, मतलब नदियों के किनारे। और इस तरह शुरुआत हुआ एग्रीकल्चर का। लोग खेती करके अपना भोजन प्राप्त करने लगे। एग्रीकल्चर की वजह से ही जो पुराने पुराने सिविलाइजेशन थे, वो लोग रिवर वैली के नज़दीक फलने फूलने लगे। आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहलाए? क्योंकि वो इंडस नदी के किनारे बसे हुए थे। और नदी के किनारे क्यों बसे थे? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर का एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर को डिफाइन कीजिए, कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो आप लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन पर अगर खेती करते हैं तो उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। इन वाइडर टर्म्स एग्रीकल्चर इज अ साइंस एंड आर्ट। एग्रीकल्चर को और ब्रॉडली डिफाइन किया गया है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा साइंस और आर्ट है जिसमें कि रेजिंग क्रॉप्स, फसल उगाए जाते हैं, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब पशु पालन किया जाता है, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल उगाए जाते हैं, और फिशिंग यानी कि मत्स्य पालन, मछली पालन किया जाता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब केवल फसल उगाना नहीं होता है। एग्रीकल्चर में पशु पालन भी आता है, मछली पालन भी आता है, जंगलों का उगाना भी आता है। ये सब चीज़ मिलाकर एग्रीकल्चर बनता है। अब चलिए हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, कृषि क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। देखिए, पूरे वर्ल्ड का जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही निर्भर है। वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है अपने लिवलीहुड के लिए। उनका जो जीवन यापन होता है वो कृषि के कारण ही हो पाता है। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जितने भी विकासशील देश हैं जो अभी विकास कर रहे हैं, जैसे कि भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है, जितने भी विकासशील देश है, वहाँ के लोगों का जो मेजर ऑक्यूपेशन है, जो सबसे बड़ा पेशा है, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो कृषि ही है।
ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं हर डेवलपिंग कंट्री में। भारत को भी एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी अधिकतर लोग खेती करते हैं। भारत को गाँवों का देश भी कहा जाता है और कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है जो कि हर कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन होता है। अगर किसी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत है तो उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। अगर किसी कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर कमज़ोर है, वहाँ पर खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है, किसानों का बुरा हाल है, तो वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस बात को और अच्छे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर जो है वो केवल फूड सप्लाई से रिलेटेड नहीं है। केवल वो भोजन नहीं देता है, इसके अलावा वो बहुत सारा मार्केट भी क्रिएट करता है। जैसे कि एग्रीकल्चर के कारण ही ट्रैक्टर्स का मार्केट बनता है, थ्रेशर्स का मार्केट बनता है, हार्वेस्टर्स का मार्केट बनता है, फर्टिलाइजर्स इतने सारे बिकते हैं, पेस्टिसाइड्स बिकते हैं और दूसरे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब बिकते हैं। अब सोचिए इतना सारा सामान बिकता है तो इसके पीछे कितने लोग काम करते होंगे। वही यहाँ पर बताया गया है कि एग्रीकल्चर जो है वो फूड सप्लाई के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देता है, मतलब लोगों को नौकरी भी देता है, गरीबी को भी हटाता है, ट्रेड को बढ़ावा देता है, व्यापार को बढ़ाता है और हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज लाने में मदद करता है। अच्छा, ये वाला टर्म अच्छे समझिए, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसी फसल होती है जो कि विदेश में नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फसल को विदेश भेजते हैं और उसके बदले में वहाँ का पैसा हमें मिलता है। वहाँ का, जैसे कि हम लोग अगर यूएस भेजें तो यूएस का डॉलर हमें मिलता है, क्योंकि उनके पास तो रुपीज़ होता नहीं है, वो डॉलर हमें देते हैं। अब वो डॉलर हमें दिए तो हम लोग क्या किए, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न किए। अब उस डॉलर को यूज़ करके हम लोग यूएस से वो सामान खरीद सकते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से कुछ भेजकर यूएस डॉलर अर्न नहीं करते तो हम लोग यूएस का कोई सामान नहीं खरीद पाते। इसी चीज़ को कहते हैं अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अब ये यूएस के साथ नहीं, दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी हो सकता है। अगर हम लोग रशिया भेजेंगे कोई सामान तो हमें रूबल मिलेगा, वहाँ का जो करेंसी है वो हमें मिलेगा और उस करेंसी का यूज़ करके हम लोग वो सामान खरीद सकते हैं जो कि इंडिया में नहीं मिलता है लेकिन रशिया में मिलता है। एग्रीकल्चर जो है वो ग्लोबल रिलेशंस मजबूत करने में मदद करता है और इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा देता है। एग्रीकल्चर के कारण जो फसल उगते हैं उसको हम लोग बाहर के देशों में भेजते हैं, बदले में हमें वहाँ का करेंसी मिलता है, इससे हमारा रिलेशन अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है उसका ट्रेडिंग भी बढ़ता है, उसको हम लोग यहाँ से बाहर भेजते हैं तो हमें पैसा मिलता है बदले में। अब यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो दिया गया है, इसमें एक बहुत बड़ा मशीन है और इसको खेत में चलाया जा रहा है। इस मशीन को क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा। अब चलिए हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर पर प्रभाव डालते हैं, कृषि पर प्रभाव डालते हैं। किन किन फैक्टर्स के कारण कृषि अच्छा हो सकता है और बुरा हो सकता है, उसी के बारे में यहाँ पर हमें अच्छे से बताया गया है। कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल ओनली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में खेती नहीं हो सकती है, दुनिया में कई ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। अगर आप सहारा डिज़र्ट में खेती करने चले गए, दुबई खेती करने चले गए, तो वहाँ होगा? नहीं होगा ना। दुनिया में कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ पर खेती हो सकती है और फॉर्चुनेटली हमारा इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अधिकतर लैंड मास ऐसा है जहाँ पर खेती किया जा सकता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। खेती होगा या नहीं होगा ये कई सारे फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला कैटेगरी है फिजिकल या जियोग्राफिकल फैक्टर्स और दूसरा कैटेगरी है इकोनॉमिक फैक्टर्स का। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फिजिकल फैक्टर्स के बारे में, या जिसको जियोग्राफिकल फैक्टर भी कह सकते हैं। तीन ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि पहला है रिलीफ, दूसरा क्लाइमेट और तीसरा सॉइल। सबसे पहले जानते हैं कि रिलीफ क्या होता है। रिलीफ का मतलब हुआ लैंड फॉर्म कैसा है, ज़मीन किस तरह का है। खेती के लिए हाईलैंड से ज़्यादा प्लेन सूटेबल होता है, मतलब जो समतल ज़मीन होता है ना वो पहाड़ के मुकाबले ज़्यादा सूटेबल होता है खेती के लिए। समतल ज़मीन पर अच्छी खेती होती है, पहाड़ों पर उतनी अच्छी खेती नहीं हो पाती है। प्लेन्स का एक और फ़ायदा होता है, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसका एक और फ़ायदा होता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, जिस वजह से किसानों को चीप लेबर मिल जाता है, सस्ते में लेबर मिल जाता है काम करने के लिए। ऊपर से उनको मार्केट में मिल जाता है जहाँ पर वो फार्म प्रोडक्ट्स को सेल कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया,
इन सब का इस्तेमाल प्लेन रीजन्स में आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर उन्हीं मशीन्स का इस्तेमाल रग्ड प्लेसेस में किया जाए, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है या जहाँ पर पहाड़ है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। रिवर बेसिन्स और डेल्टा ज़्यादा सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए माउंटेन रीजन्स के मुकाबले। पहाड़ों के मुकाबले रिवर बेसिन्स में और डेल्टाज में अच्छी खेती होती है। अगला फिजिकल फैक्टर है क्लाइमेट। अब देखिए क्लाइमेट कैसे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है जो कि क्लाइमेट को लेकर हाईली सेंसिटिव होता है। अगर आपको फसल के हिसाब से क्लाइमेट मिलता है तभी आपकी फसल अच्छी होगी। सूटेबल क्लाइमेट नहीं मिलने से फसल अच्छी नहीं हो पाती है। हर फसल का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि उसको एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको अप्रोप्रिएट रेनफॉल चाहिए होता है, तभी फसल अच्छी होती है। लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन एक ऐसा चीज़ है जो कि हमेशा वेरी करते रहता है। बहुत कम जगहों पे क्लाइमेटिक कंडीशन फिक्स्ड रहता है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट लगभग एक ही जैसा पूरे साल रहता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट चेंज होते रहता है। यहाँ पर ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी होती है। क्लाइमेट में होने वाले इसी वेरिएशन के हिसाब से ही भारत के किसान अलग अलग फसल लगाते हैं। उनका एक क्रॉप पैटर्न बन चुका है कि ठंड में ये फसल लगेगी, गर्मी में ये फसल लगेगी, बरसात के समय ये फसल लगेगी। इस तरह से उनका एक पैटर्न बन चुका है कि कौन सा फसल कब होगा। एग्जाम्पल के लिए व्हीट यानी कि गेहूँ एक ऐसा क्रॉप है जो कि टेम्परेट रीजन में अच्छा होता है, और जो राइस है ये ट्रॉपिकल रीजन्स में अच्छा होता है। इस मैप में देखिए, इसको कहते हैं टेम्परेट रीजन। ये जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जगह है, इसको टेम्परेट रीजन कहते हैं। इधर ही लैंड मास है, इधर तो बहुत कम लैंड मास है, तो यहीं पर गेहूं अच्छी होती है। और राइस ट्रॉपिकल रीजन्स में अच्छा होता है। ट्रॉपिकल रीजन्स कहने का मतलब हुआ इक्वेटर के आसपास का रीजन, जो टॉरिड जोन है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर राइस अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर उसको बारिश अच्छी मिल पाती है। ग्रोइंग सीजन का मतलब हुआ ऐसा सीजन जिसमें कि फसल के हिसाब से रेनफॉल हो, उसके हिसाब से टेम्परेचर हो, ताकि फसलों का ग्रोथ अच्छा हो सके। ग्रोइंग सीजन इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स पर लंबे होते हैं, मतलब पौधों को ग्रो करने के लिए उनके हिसाब का रेनफॉल और टेम्परेचर लंबे समय तक रहता है। कहाँ कहाँ पर? इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर पर जो जो एरिया है वहाँ पर, और ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे का जो एरिया है वहाँ पर। मैप में भी देख लीजिए, ये जो एरिया है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, और इसके ऊपर का एरिया और इसके नीचे का जो एरिया होता है इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। मतलब टॉरिड जोन में जितना एरिया आता है वहाँ पर लंबा ग्रोइंग सीजन होता है, और टेम्परेट रीजन में ग्रोइंग सीजन लंबा नहीं होता है। बहुत कम समय के लिए टेम्परेट रीजन में ग्रोइंग सीजन रह पाता है। इस मैप से समझिए, ये जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है यहाँ पर सीज़न बहुत लंबा चलता है, लेकिन जो टेम्परेट जोन है यहाँ पर सीज़न बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर ग्रोइंग सीज़न कम मिल पाता है, फसलें कम उग पाती है। और यहाँ के आसपास का जो एरिया है, इक्वेटर के आसपास का एरिया, यहाँ पर ग्रोइंग सीज़न लंबा होता है। तीसरा फिजिकल फैक्टर है सॉइल यानी कि मिट्टी, जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। ऐसी मिट्टी जिसमें कि मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें खेती अच्छी होती है। मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब उसमें कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। मिट्टी का फर्टिलिटी कैसा है, मतलब वो कितना फर्टाइल है, कितना उपजाऊ है। ये सब प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। हर जगह की मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है और उसका फर्टिलिटी लेवल भी अलग होता है। इसी कारण से हमें सॉइल टाइप में वेरिएशन देखने को मिलता है। हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। हर फसल का अपना एक सॉइल रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि धान को चाहिए लोमी सॉइल, अगर आप उसको सैंडी सॉइल में लगाएंगे तो धान अच्छा नहीं होगा। सॉइल किस टाइप का है, इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के क्रॉप्स पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाते हैं। दो सॉइल टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, एक है एलुवियल सॉइल और दूसरा है ब्लैक सॉइल। ये दोनों सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। फिजिकल फैक्टर्स हमने देख लिया, अब हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स देखने हैं जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। तीन ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसमें कि पहला है साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग, मतलब कितना ज़मीन है किसान के पास। दूसरा लेबर यानी कि मजदूर कितने अवेलेबल हैं। और तीसरा कैपिटल यानी कि पूंजी कितना है खेती करने के लिए। सबसे पहले साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग के बारे में जानते हैं कि ये कैसे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। फार्म का साइज एग्रीकल्चरल पैटर्न और यील्ड पर यूनिट हेक्टेयर को अफेक्ट करता है। मतलब किसान का कितना बड़ा खेत है, कितने बड़े खेत में वो खेती कर रहा है, ये इस पर प्रभाव डालता है कि किसान कौन कौन सा फसल लगाएगा, किस फसल के बाद कौन सा फसल लगाएगा, और पर यूनिट हेक्टेयर में कितना उत्पादन होगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर कम जगह पर ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर फार्म जनरली बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप ही सोचिए, जहाँ पर कम जगह पर ज़्यादा लोग रहेंगे, डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, वहाँ पर सबका छोटा छोटा खेत होगा।
ऐसा ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण होता है, गांव में जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके कारण होता है, और लॉ ऑफ सक्सेशन के कारण होता है। ये लॉ ऑफ सक्सेशन क्या है? आप जानते होंगे कि एक आदमी का मान लीजिए इतना ज़मीन है, अब उसका 2 बेटा हुआ तो इतना ज़मीन 2 पार्ट्स में बट जाता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सक्सेशन। फिर इसका 2 बेटा होगा तो फिर इतना ज़मीन फिर 2 पार्ट में बट जाएगा। फिर इसका मान लीजिए 3 बेटा हो गया तो इतना 3 पार्ट में बट गया। इस तरह से ज़मीन छोटा होते जाता है, जो बड़ा लैंड पूरा प्लॉट था वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है ड्यू टू लॉ ऑफ सक्सेशन। इन्हीं दोनों रीजन्स के कारण लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, मतलब ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। और छोटा ज़मीन के साथ ये दिक्कत होता है कि ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, मतलब आपको इसमें ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक 10 हेक्टेयर का प्लॉट है और एक हेक्टेयर का प्लॉट है। इसमें क्या होगा, 10 हेक्टेयर में मान लीजिए आपका 100 रुपया खर्च हुआ, तो इस हिसाब से इसमें 10 रुपया खर्च होना चाहिए था ना, लेकिन इसमें ज़्यादा खर्च हो जाएगा, आपका 12 रुपया खर्च हो जाएगा। इसीलिए हम इस छोटे प्लॉट को इकोनॉमिकल नहीं बोल सकते हैं। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर है लेबर, यानी कि मजदूर। लेबर का अवेलेबिलिटी कैसा है, लेबर अवेलेबल है कि नहीं किसी पर्टिकुलर रीजन में, ये भी उस रीजन के क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है, ये भी उस पर प्रभाव डालता है। लेबर्स का जो रिक्वायरमेंट है हर फसल में अलग अलग होता है। किसी फसल में ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, किसान अकेले नहीं कर पाते हैं, और किसी किसी फसल में लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, तो किसान खुद भी वो काम कर लेते हैं। भारत के कई हिस्सों में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। इसका क्या मतलब, किसी पर्टिकुलर सीज़न में लोगों को काम नहीं मिलता है, क्योंकि उस सीज़न में क्या होता होगा, उस सीज़न में ऐसे फसल लगाए जाते होंगे जिसमें कि लेबर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसी वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। वहीं कुछ ऐसे सीज़न भी आते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, खासकर तब जब सॉइंग होता है और हार्वेस्टिंग होता है। सॉविंग का मतलब क्या हुआ, जब बीज लगाया जाता है, फसल का बीज गिराया जाता है, और हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जब फसल काटा जाता है। इस समय लेबर्स का ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, और ऐसे कंडीशन में लेबर का शॉर्टेज भी हो जाता है, लेबर्स की कमी भी हो जाती है। अगर हम पंजाब के किसानों की बात करें जहाँ पर एक्सटेंसिवली खेती होती, बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पर माइग्रेंट लेबर्स की मदद लेनी पड़ती है। मतलब पंजाब के किसान पंजाब के मज़दूर से पूरा काम नहीं करवा पाते हैं, उनको बाहर से मज़दूर मंगाना पड़ता है, जैसे कि यूपी बिहार से लोग जाते हैं काम करने, और पंजाब के खेतों में वो सॉविंग और हार्वेस्टिंग के समय किसानों की मदद करते हैं। तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर है कैपिटल, यानी कि पूंजी, पैसा। खेती करने के लिए पैसा तो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि पैसा लगता है, बहुत सारे एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं, जैसे कि HYV सीड्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे। HYV सीड्स क्या होता है अभी डू यू नो में बताया गया। इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इसके साथ साथ इरिगेशन में पैसा लगता है। इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, फसलों में पानी देना, सिंचाई। फर्टिलाइजर्स में पैसा लगता है, पेस्टिसाइड्स में पैसा लगता है। पेस्टिसाइड का मतलब क्या हुआ, जब कीड़े लग जाते हैं फसलों में तो दवाई छीटा जाता है, उसको पेस्टिसाइड कहते हैं। लेबर हायर करने में पैसा लगता है, मशीन्स में पैसा लगता है। लैंड लीज, अगर किसी आदमी का अपना खेत नहीं है तो दूसरे से लीज पर खेत लेता है, भाड़ा पर लेता है, तो उसमें पैसा लगता है। फॉडर, अगर कोई किसान पशुपालन कर रहा है, पशुपालन भी तो एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो उसके लिए चारा चाहिए। पशु के लिए क्या चाहिए, चारा चाहिए, तो उसमें पैसा लगता है। फ्यूल में पैसा लगता है, इरिगेशन के लिए मशीन चलता है तो उसमें फ्यूल में पैसा लगता है। ट्रैक्टर में पैसा लगता है, ट्रैक्टर में फ्यूल लगता है, उसके साथ थ्रेशर में भी फ्यूल लगता है। और वेटरिनरी सर्विसेज, मतलब पशुओं की देखभाल में भी खर्च होता है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि किसान को पैसा खर्च करना पड़ता है, और इन सभी चीज़ों के लिए किसान को कैपिटल चाहिए होता है, पूंजी चाहिए होता है। कमर्शियल क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए, कमर्शियल क्रॉप क्या होता है, नगदी फसल, जिसको बेच के किसान मोटा पैसा कमाते हैं, ऐसे फसल को कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। तो कमर्शियल क्रॉप्स का कल्टीवेशन करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और इन टेक्नोलॉजी के लिए भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पैसा चाहिए होता है। और अगर हम इसको कल्टीवेशन के ट्रेडिशनल तरीके से कंपेयर करें, तो ट्रेडिशनल तरीके के मुकाबले जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उसमें ज़्यादा कैपिटल लगता है, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। इस वाले डू यू नो में देखिए HYV के बारे में बताया गया है। HYV मतलब क्या होता है, हाई यील्ड वेराइटी। यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है उपज। अब आप समझ सकते हैं कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे बीज जो कि हाई यील्ड देते हैं, बीजों की ऐसी वेराइटी जो कि हाई यील्ड देता है, ज़्यादा उपज देता है, ऐसे सीड्स को ही हम लोग HYV सीड्स कहते हैं।
वही यहाँ पर बताया है दीज सीड्स कैन प्रोड्यूस अप टू 10 टाइम्स मोर क्रॉप्स देन रेगुलर सीड्स। जो नॉर्मल बीज होते हैं उसके मुकाबले 10 गुना ज़्यादा उपज दे सकता है HYV सीड्स। इन सीड्स का लाइफ साइकिल कम होता है, बहुत जल्दी फसल तैयार हो जाती है और इसी कारण से किसान दूसरे फसल भी लगा पाते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाते हैं। HYV सीड्स, खासकर जो फूड ग्रेन क्रॉप्स वाले जो HYV सीड्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट वैज्ञानिकों ने इसीलिए किया था ताकि फूड सप्लाई को इम्प्रूव किया जा सके और फेमाइन से बचा जा सके। फेमाइन क्या होता है? फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी, जब लोगों के पास खाने के लिए अनाज ही नहीं होता है। एक बार बंगाल फेमाइन आया था अंग्रेजों के समय, उसी तरह से दोबारा न हो इसीलिए वैज्ञानिकों ने HYV सीड्स को डेवलप किया है। तो फाइनली हमने इस चैप्टर में यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग पार्ट 2 में पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, आप कहेंगे तो हम जल्दी बना देंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो अच्छा लगे कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी लाइव क्लास होगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप SST का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा और राइट साइड में क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।